तो एक बार फिर से बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का दम भर रहे हैं वो। दरअसल एक अखबार को इंटरव्यू दिया है राहुल गांधी ने और वो ये कह रहे हैं कि ये कहना अभिमानपूर्ण बात कि मैं देश का पीएम बनूंगा। हालांकि साथ ही वो ये भी कह देते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतती है। जब राहुल गांधी से प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस का महासचिव बनाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परिवारवाद नहीं, योग्यता की वजह से प्रियंका कांग्रेस की महासचिव बनी है। प्रियंका दरअसल सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करती हैं और साथ ही राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा एक बहुत अच्छी वक्ता है। तो दो बातें साफ करते हुए राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदें रवि त्रिपाठी राहुल गांधी ने छोड़ी नहीं है। एक बार फिर से दोहरा दिया, कांग्रेस कितनी सीटें जीतती है इस पर निर्भर करता है। देखिए, राहुल गांधी ये दूसरी या तीसरी बार कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनने का मन तो है, लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे, ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है। क्योंकि पहली बार जब उन्होंने बोला था कि मैं प्रधानमंत्री बनने को तैयार हूं, उसके कुछ दिन के बाद ही उनका खंडन आया कि ये तय होगा चुनाव के बाद, जब सारे दल एक साथ बैठेंगे, जब विपक्षी दल एक साथ मिलकर बैठेंगे, कितने किसकी संख्या होती है उसके आधार पर तय होगा। अब देखिए जिस तरह से एक एक करके वो गठबंधन से उनका नाता टूटता जा रहा है। अब गठबंधन कुछ ही पार्टियों का उनका बचा है, चाहे कर्नाटक की बात करें, चाहे बिहार में बात करें, ममता से आपका टूट गया, यूपी में आपका सपा बसपा से अलायंस टूट गया। तो ऐसी स्थिति में अब राहुल को ऐसा लगता है कि मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब जीत के कितना आता है, सही बात यह है कि जीत के कितनी सीटें आती है, क्योंकि 2004 का आपको नतीजा याद हो तो कांग्रेस को शायद ऐसा पता नहीं था कि कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीट लेकर आएगी, लेकिन कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीट लेकर आई। आपको याद हो कि महज 6 सीटें ज्यादा थी, 6 से 7 सीटें ज्यादा थी और उसमें उनको सरकार बनाई उन्होंने, क्योंकि उनके साथ सारा विपक्ष आगे खड़ा हो गया। लेकिन यहां स्थिति वैसी नहीं है। अभी जितने सर्वे हैं, चाहे जितने अनुमान लगाया जाए, उसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अभी भी 100 का आंकड़ा पार करती नहीं दिख रही है। तो राहुल गांधी को यह बताना पड़ेगा, जनता को यह मैसेज देने के लिए अपने वोटरों को, कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं, ताकि वो कांग्रेस को वोट दें। मेरा एग्जैक्टली रवि आपसे सवाल यही है, जब इस समय जो सिचुएशन है, इस समय जो हालात है, वो कांग्रेस के फेवर में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद को लेकर ये बयान देते हैं। इस बयान की टाइमिंग कहीं ना कहीं कुछ कह रही है। क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी, किससे बात कर रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली वो अपने जो उनके वोटर हैं, खासतौर पर कांग्रेसी जो लोग हैं, उनको एड्रेस करना चाहते हैं। और पूरे देश भर में देखिए, सब कांग्रेस के साथ एक अच्छी बात यह है कि पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी है। अभी जो मुकाबला है, जो रीजनल पार्टी जिस तरह से मजबूत दिख रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो जिसमें मायावती और उनका भी सपना है प्रधानमंत्री बनने का, तमाम और दल भी सपना पाले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए एक बड़ा बेनिफिट है कि कांग्रेस पूरे देश की पार्टी है, सिर्फ एक राज्य या 2 राज्य की पार्टी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास ये स्टेप है कि कांग्रेस अपने आप को आगे बढ़ा सकती है। 44 से आगे बढ़ने का जो स्कोप है, उसमें आपको ये जनता को बताना पड़ेगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी डटकर बोलते हैं और उनका अभी 73 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, अमित शाह कहते हैं हम 74 लेकर आएंगे। ये कॉन्फिडेंस आपको भी दिखाना पड़ेगा। तो ये कॉन्फिडेंस दिखाने वाली बात है, जिसके तहत आप अपने लोगों को जोड़ सके, आप बता सके हम नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं, हम सरकार बना सकते हैं। आपने गुजरात में कोशिश की, गुजरात में आप बिल्कुल नजदीक तक पहुंचे, आपने 3 राज्यों में इनको हराया बीजेपी को। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज अपने लोगों को देना है कि हम इनको हरा सकते हैं, हम खाली हार ही नहीं सकते, हम हरा भी सकते हैं। शुक्रिया रवि त्रिपाठी फिलहाल इस बड़ी खबर के लिए। और जी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। यहां पर आपको याद दिला दे, फिलहाल ये सीट मुलायम सिंह यादव की है। रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो हालांकि लगातार कयास लगते रहे कि आजमगढ़ से किस्मत आजमा सकते हैं अखिलेश यादव। विनोद मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की कैपिटल से हमारे साथ है, राजधानी से हमारे साथ है। विनोद मिश्रा, कयास जैसे लग रहे थे, हुआ कुछ वैसा ही है। मुलायम सिंह यादव की सीट है और सेफ सीट कंसीडर की जाती है अगर समाजवादी पार्टी के लिहाज से बात की जाए तो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कयास थे इस बात की कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने खुद भी कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट उन्होंने घोषणा नहीं की थी और सीट का खुलासा नहीं किया था। लेकिन आज पार्टी ने जो 2 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें एक नाम अखिलेश यादव का है, दूसरा नाम आजम खान का है। आजम खान भी पार्टी के वरिष्ठ नेता है।
दरअसल कहा यह जा रहा कि पार्टी की सोच ये है आजमगढ़ से चुनाव लड़ाने के पीछे अखिलेश यादव की कि एक तो पूरा पूर्वांचल का जो क्षेत्र होगा अखिलेश यादव उसको वहां के जरिए संभाल पाएंगे, और दूसरा जो सबसे बड़ी वजह है, जैसा आपने भी कहा कि एक सुरक्षित सीट है, जीत के लिहाज से बहुत ही सेफ है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि आपने देखा कि 2014 में जब यूपी में मोदी वेव था उसके बावजूद आजमगढ़ सीट से उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की, और जो कास्ट फैक्टर वहां काम करता है वो भी इस गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा मुफीद है। यादव और मुसलमानों के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा वहां जातीय समीकरणों में देखें तो उस लिहाज से दलित वहां है, और वो तीनों एक साथ अगर समाजवादी पार्टी के खेमे में आते हैं तो ये बड़ी जीत एक दर्ज कर सकते हैं। और खुद अखिलेश यादव भी इस बात को कई मौकों पर कह चुके हैं कि आजमगढ़ में जब गिनती शुरू होगी तो 4 लाख के ऊपर से होगी, यानी 4 लाख तो हमारा होगा, ऊपर उस बाकी पार्टियों की शुरुआत होगी। तो ये दिखाता है कि आजमगढ़ सीट कितना सुरक्षित है, और शायद इसीलिए ये एक बड़ी वजह है कि आजमगढ़ सीट को अखिलेश यादव ने चुना है। और दूसरी बड़ी जो वजह इसके पीछे बताई जा रही है कि इसके जरिए पूर्वांचल को साधने की कवायद भी एक की जाएगी। बिल्कुल पूर्वांचल की 42 सीटों पर लगातार चर्चा हुई है। कांग्रेस ने प्रियंका वाड्रा को जिम्मेदारी दी, समाजवादी पार्टी भी इस पर फोकस कर रही है। विनोद आप रही है हमारे साथ, रवि त्रिपाठी भी, क्योंकि जी न्यूज पर हमारी कोशिश सिर्फ खबर दिखाना नहीं, आपको खबर समझाना है, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की जिसमें मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं है। तो सोचिए ये वही समाजवादी पार्टी है जो कल तक लालकृष्ण आडवाणी की अनदेखी करने का आरोप बीजेपी पर लगा रही थी। इसके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए 40 ये स्टार प्रचारक हैं, और इन स्टार प्रचारकों की लिस्ट की बात करें तो फिर इसमें अखिलेश यादव है, रामगोपाल यादव है, आजम खान का नाम है, यहां तक कि डिंपल यादव भी हैं, जया बच्चन है, राजेंद्र चौधरी, ये वो सभी नाम हैं जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव का नाम इसमें नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा अगर कहीं धोखा और विश्वासघात किया है तो लोहिया जी के साथ किया है। उनका फोटो लगाते हैं और उनके जो थॉट्स थे उनके बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। जो लोहिया जी के विचार थे उनके बिल्कुल उलट समाजवादी पार्टी के लोग काम करते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के लोगों को लोहिया जी का फोटो लगाकर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश को लूटने का काम किया। लोहिया साहब जातिगत राजनीति और भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जातिगत राजनीति को बढ़ावा दिया और चुन चुन कर सरकार में रहते हुए भेदभाव किया। जो योजनाएं थी उनको भेदभावपूर्ण तरीके से नीचे तक पहुंचाने का काम किया। अब इनके यहां कौन कैंपेनर रहता है कौन नहीं रहता है वो उनका अपना विषय है। और मेरे दो सहयोगी इस खबर को हर एंगल से आपके सामने रखने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ विनोद बने हुए हैं लखनऊ से, और रवि त्रिपाठी को भी आप राजधानी दिल्ली से इस समय देख पा रहे हैं। विनोद, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं इसी सवाल के साथ। ये जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है इसमें मुलायम सिंह यादव का नाम ना होना, ये कितनी बड़ी बात है, और पार्टी इसके पीछे सफाई क्या दे रही? क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी को लेकर तो लगातार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही थी। पार्टी के बड़े नेता इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि जो पार्टी के बाकी सेकंड कैटेगरी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी और देनी हो सकती है। नेताजी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनका स्वास्थ्य इस लायक नहीं है कि वो स्टार कैंपेनर के तौर पर प्रचार कर पाए। लेकिन बड़ी बात है, आपको याद होगा 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब परिवार के अंदर किस तरह का रकस था, और उस दौरान भी मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं था जो स्टार प्रचारक की लिस्ट में। एक बार फिर जब 2019 में पार्टी एक बड़ी तैयारी के साथ गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में जा रही है, मुलायम सिंह यादव को खुद उम्मीदवार बनाया गया मैनपुरी से। और बड़ी बात यह भी है कि मैनपुरी में जो मंच सजेगा उस पर मायावती होंगी, यानी मायावती मुलायम सिंह यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव किसी अपने उम्मीदवार के लिए या गठबंधन के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो स्टार कैंपेनर नहीं है इस बार। तो ये दिखाता है कि पार्टी में किस तरह से हाशिए पहुंच गए। पार्टी ने वैसे उनको संरक्षक बनाया हुआ है पार्टी का, ठीक, कोई मार्गदर्शक बना रहा है सीनियर लीडर्स को, कोई संरक्षक बना रहा है, कोई टिकट मांगा। ठीक। रवि त्रिपाठी, इंटरेस्टिंग टाइम्स है 2019 से पहले, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स है। कई स्टालवर्ट्स जो है, बड़े नेता जो है वो हाशिए पर जा रहे हैं, कोई युवाओं की राजनीति कर रहा है। हमारे दर्शक कैसे देखें इसे? नहीं, देखिए आपको एक दिलचस्प
देखिए, मैं एक आपको दिलचस्प वाकया बताना चाहूंगा। शायद आपको भी याद होगा कि पिछला जो पार्लियामेंट का सत्र था उसमें मुलायम सिंह जब उठे थे बोलने के लिए, अपना फेयरवेल स्पीच देने के लिए, तो उन्होंने बीजेपी की पूरी तारीफ की और कहा कि नरेंद्र मोदी दोबारा से सरकार बनाएंगे और मैं उनको ये शुभकामना देता हूं। और ये भी बोला कि संसद में जितने लोग हैं मुझे लगता है सब दोबारा चुन के आए, मैं सबको शुभकामना देता हूं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ी भद्द पिटी थी समाजवादी पार्टी की। बगल में सोनिया गांधी बैठी थी उस वक्त में, चूंकि मैं पार्लियामेंट में बैठा हुआ था। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और मायावती को ये डर है कि इस तरह के बयान उनके मंच से अगर आएंगे तो इसका फायदा होगा बीजेपी को और इनको नुकसान होगा। तो इस वजह से उनको किनारा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि अखिलेश यादव चाहे बड़े स्टॉलवर्ड की जो आप बात कर रहे हैं, तो तमाम लोग पीछे भी हटे हैं। शरद पवार कह के पीछे हट गए, मायावती कह के पीछे हट गई चुनाव से। तो कई लोग मैदान में हैं, तो कई लोग मैदान से बाहर पहले ही हट गए हैं। ठीक रवि, और इस समय बिहार का हम रुख कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वहां पर एनडीए में उम्मीदवारों के नाम तय करने में जाति का पूरा ध्यान रखा गया। इसीलिए हम बार बार कहते हैं हम सिर्फ खबर दिखाते नहीं, उसके मायने आपको समझाते हैं। बिहार में एनडीए ने, आपको बता दें, सबसे ज्यादा दाव जो खेला है वो सवर्ण उम्मीदवारों पर खेला है। जरा सोचिए, 13 सवर्ण उम्मीदवारों को बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का जो अलायंस है इसने टिकट दिया है। जेडीयू कोटे से सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। और इसी पर ज्यादा तफसील से बात करने के लिए जी मीडिया संवाददाता ब्रिजेश मिश्रा का रुख करते हैं। ब्रिजेश, सवर्णों पर दाव खेलना क्या वजह रही है? क्या विनेबिलिटी की बात यहां पर की जा रही है? कौन जीत सकता है? देखिए, अगर अंदर की बात करें अदिति, तो एक तरीके से जब सवर्ण आरक्षण की बात हुई थी और ऑर्डिनेंस की बात आई थी, तो बिहार में एक माहौल बन गया था सवर्णों में खासकर कि अब वो अपना रुख बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में या फिर आरजेडी में उन पार्टियों में जाएंगे। जैसा कि मध्य प्रदेश में आपका नतीजे आया, सबसे ज्यादा नोटा पे भी वोट पड़े और इस वजह से वहां पे मध्य प्रदेश में हार का भी सामना करना पड़ा बीजेपी को। उसके बाद सवर्ण 10% आरक्षण की बात आई और कहीं ना कहीं एक माइंडसेट सवर्णों के बीच बदला। और यही वजह है कि जो लोकसभा का सीटों का देने की बात आई, तो सबसे ज्यादा सवर्णों को यहां पे सीटें दी गई। तो निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ से एक बड़ा दांव खेला गया है ताकि जो एक सवर्ण वोट जो हाथ से निकल रहा था वो एकजुट हो जाए। शुक्रिया ब्रिजेश, इस खबर को तफसील से समझाने के लिए हमारे दर्शकों को। तो बिहार में सवर्णों पर दाव खेला गया। आपको याद है कल उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था और उसी में सबसे आगे, आपको याद होगा, सवर्णों का मुद्दा काफी जोर शोर से रहा था और उसी पर दाव खेलने की कोशिश। लेकिन आपसे ब्रेक में जाते जाते मुझे बस इतना ही कहना है, जात न पूछो नेता की, पूछ लीजिए का। जी हां, वोट डालिएगा तो काम